तो क्या मतलब ऐसा होता है कि जिनकी लंबाई अचानक से बढ़ी है उनमें बोन कैंसर होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी लंबा होना जो एडोलेसेंस में काफ़ी कॉमन होता है, लंबे फैमिली हिस्ट्री अगर रहा कि लंबे लंबे लोग हैं, दिक्कत हो रहा है इनको, या तो कुछ एबनॉर्मलिटी हो रहा हो, कुछ गेट में चेंज हो, चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत हो रहा हो, या बोन पेन हो रहा हो, नाइट क्रैम्प्स हो रहा हो, उनमें जाके हम लोग डाउट कर सकते हैं कि हाँ इनमें ये दिक्कत हो सकता है। देन वी कैन प्रोसीड फॉर इमेजिंग, बायोप्सी, समथिंग लाइक। बहुत लंबे टाइम तक नाइट क्रैम्प से कोई भुगत रहा है, he or she should go to doctor and get the checkup done। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है दैट इज स्वेलिंग, कहीं पे गार्ड बनना, हाथ में, पैर में, हड्डियों में, जो स्किन के नीचे हो, मसल के नीचे हो, आपको पता चल जाता है। सो अगर एक जगह में लंबे टाइम तक बोन पेन हो रहा है विच इज नॉट इजीली सबसाइडेड बाय मेडिकेशन, आप दवाई ले रहे हैं बट दोबारा फिर से आए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ एबनॉर्मलिटी है, कोई दिक्कत है। सो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ बोन कैंसर और बोन ट्यूमर। सेकंड इज कॉल्ड एम्पुटेशन, जिसमें हाथ या पैर को काटना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी पीड़ादायक होता है, साइकोलॉजिकली काफ़ी पेशेंट वीक हो जाते हैं, सोशियली उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे शुरुआत में कि इंडिया जैसे सनी कंट्री में विटामिन डी की इतनी कमी हो रही है, लोग कैल्शियम से भी ज़्यादा डेफिशिएंट पाए जा रहे हैं, क्या ये कारण हो सकता है लोगों में बोन कैंसर ज़्यादा? इसका मैम काफ़ी ट्रायल चल रहा है, अभी भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ट्रायल चल रहा है। डेफिनेटली विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से बोन्स जो है दीज आर गेटिंग वीक, वीकर एंड वीकर। हम लोग का इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रहा है। तो ये बताया जाता है कि जो मॉर्निंग का जो सन होता है उसका जो रोशनी होती है दैट इज वेरी गुड फॉर विटामिन डी एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के। उसके बाद खुद को देखना ये बहुत ज़रूरी है, नहाते टाइम हो या घर में जब भी हो, जिस एरिया में आपका बीमारी था, जिस एरिया में सर्जरी हुई है या रेडिएशन लगा, उस एरिया को ध्यान से देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे कोई परसिस्टेंट पेन तो नहीं है, आपका कोई स्किन का कुछ भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या आसपास में कोई और गांठ तो नहीं बन रहा है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही अपने आप में ही एक डर सा बन जाता है, डर पैदा हो जाता है, घबराहट होने लगती है, और उसी में अगर हड्डियों से जुड़ा कैंसर हो तो। आजकल हम सबको पता है कि इंडिया में विटामिन डी की जो कमी है वो एक पैंडेमिक की तरफ बनते हुए आ रही है। इंडिया जैसे एक सनी कंट्री में धूप इतने ज्यादा होने के बावजूद भी लोगों में विटामिन डी की कमी है, लोग अपनी हड्डियों पर ज्यादातर ध्यान नहीं देते, ना कैल्शियम रिच फूड्स खाते हैं वो जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हो। और आज के समय में बहुत सारी चीजें भी ऐसी और एड ऑन हो गई हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो आगे चल करके कैंसर का शिकार बनने लग रही हैं। तो अब ऐसे में बोन कैंसर क्या है, हड्डियों में ऐसी क्या प्रवृत्ति जो है उनकी चेंज हो जाती है कि वहां कैंसर पनपने लगता है, ये कब तक हमारे शरीर में रह सकता है और क्या दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, इसके लक्षण, इलाज, इन सब के बारे में आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में बात करेंगे बहुत ही विस्तार से, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ मुखर्जी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट कैलाश हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक बोन कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। और आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के जरिए जो ऑडियंस शायद नहीं जानते होंगे बोन कैंसर के बारे में वो भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के डॉक्टर इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुझे ना आपसे जानना है एक डिफरेंस जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि बोन ट्यूमर और बोन कैंसर, इसमें क्या मतलब दोनों में डिफरेंसेस हैं। कई बार लोगों को लगता है ट्यूमर मतलब कैंसर, कैंसर मतलब ट्यूमर, तो प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। अगर देखा जाए ट्यूमर और कैंसर दोनों वाइस वर्सा नहीं है, यू कैन नॉट यूज दिस टर्म वाइस वर्सा, मतलब एक नहीं भी हो सकता है। कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो कैंसर नहीं है। अब ट्यूमर का दो प्रकार का है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको हम लोग कैंसर के नाम से डिफाइन करते हैं।
दैट कैन स्प्रेड ऑल्सो टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड उसका जो विस्तार होता है या जो बढ़ने का जो क्षमता होता है वो काफी तेजी से बढ़ भी सकता है. सो दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर which can be used as bone cancer. ठीक है. But one more type is there that is called benign bone tumor. That is a slow growing tumor but that is not cancerous. ये spread नहीं होता है, local area में बढ़ सकता है. ठीक है. आपने जैसे हमें इसका डिफरेंस बताया, आपने डॉक्टर एक चीज कही कि बोन कैंसर जो है कई बार दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है. ऐसी स्टडीज वगैरह भी हैं कि बाकी कैंसर के कंपैरिजन में बोन कैंसर की जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा रहती है. बिल्कुल. तो ऐसा क्यों होता है और क्या बोन कैंसर शरीर के एक हिस्से में से निकल करके जिन ऑर्गन्स में फैल रहा है उनमें भी उसी लेवल का कैंसर कर सकता है? बिल्कुल उसी लेवल का कर सकता है. कुछ बोन ट्यूमर का टाइप्स है जैसे एविंग सार्कोमा, दैट इज एग्रेसिव, काफी तेजी से बढ़ता भी है और फैलता भी है. सो ये बोन से निकल के ब्लड के थ्रू जाके लंग्स में या लीवर में फैल सकता है. अच्छा, लंग्स और लिवर. तो ये सबसे कॉमन होते हैं बोन से निकल के? यस मैम. लंग्स, लीवर एंड अदर बोन्स ऑल्सो. तो अगर जैसे बोन का कैंसर हमें समझना हो कि पनपा ही क्यों, मतलब पहले तो लोगों को कैंसर दे करके ही एक होता है कि जेनेटिक समझ में आता है कि चलो हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर है तो हो सकता है कि हमें चांसेस हो. बिल्कुल. लेकिन ना फैमिली हिस्ट्री रही है ना हमारी आदतें बुरी हैं, वैसे फिर भी कैंसर क्यों पनप गया हड्डियों में? अगर देखा जाए कैंसर का अगर कॉज देखा जाए, कारण देखा जाए, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 90% टाइम में कोई कारण नहीं होता है. इडियोपैथिक. दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक. आप ट्रायल्स हो रहा है बट उसमें कुछ कारण निकल के नहीं आ रहा है. हम लोग जब बैक भी जा रहे हैं उस केस को स्टडी कर रहे हैं बट कोई कारण नहीं मिल रहा है. रेस्ट ऑफ द 10% जो होता है उसमें 3 कारण मेन है. एक है जेनेटिक जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा और ली फ्राउमेनी सिंड्रोम बोलते हैं. सेकंड इज रेडिएशन एक्सपोजर जो हार्मफुल होता है बोन्स के लिए. थर्ड इज यंग एज में बहुत टाइम में ग्रोथ स्पर्ट आते हैं. मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी लंबा होना जो एडोलेसेंस में काफी कॉमन होता है. लंबे फैमिली हिस्ट्री अगर रहा कि लंबे लंबे लोग हैं उनमें ये देखा गया है कि ग्रोथ स्पर्ट की वजह से कुछ फैक्टर्स होते हैं. दैट इज वन ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1. ये बोन के नॉर्मल ग्रोथ में मदद करता है बट कभी कभी उसमें भी म्यूटेट होके सिग्नल्स जो बोन ग्रोथ का जो होता है वो ज्यादा ही सिग्नल देते हैं बोन के ग्रोथ के लिए. इन दैट केस जाके एबनॉर्मल ग्रोथ होता है एंड दैट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू बोन ट्यूमर्स. सब में चांसेस होते हैं? मैक्सिमम केसेस में चांसेस होते हैं. क्योंकि मतलब मेरे नोन में जैसा आपने कहा तो मुझे ये बात हिट हुई. बहुत से ऐसे मेरे खुद के कजन्स वगैरह हैं जिनको अगर हम 2 साल पहले देखें तो शायद मेरी हाइट के बराबर हो, बट अब हम 2 साल बाद देखते हैं तो मुझसे 2 गुने हाइट के हो चुके हैं, काफी ज्यादा लंबे हैं. तो क्या मतलब ऐसा होता है कि जिनकी लंबाई अचानक से बढ़ी है उनमें बोन कैंसर होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वेरियस ट्रायल्स. जो देखा गया है जो डॉर्फ होते हैं या जो नॉर्मल एवरेज बिल्ड के होते हैं उनसे जो लीन एंड थीन और लंबा ज्यादा होता है उनमें कुछ एरियाज में जियोग्राफिक वेरिएशन भी है उनमें बट ज्यादा पाया जाता है ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग सार्कोमा. तो इनका हम लोग डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वी हैव टू हैव दैट अवेयरनेस कि हाँ कुछ दिक्कत हो रहा है इनको, या तो कुछ एबनॉर्मलिटी हो रहा हो, कुछ गेट में चेंज हो, चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत हो रहा हो, या बोन पेन हो रहा हो, नाइट क्रैम्प्स हो रहा हो, उनमें जाके हम लोग डाउट कर सकते हैं कि हाँ इनमें ये दिक्कत हो सकता है. देन वी कैन प्रोसीड फॉर इमेजिंग, बायोप्सी, समथिंग लाइक दैट. आपने जो यहाँ पे 4-5 सिम्टम्स बताए इसमें मेरे 2-3 सवाल कुछ हैं आपसे. जैसे कि आपने कहा कि अगर जिनकी हाइट अचानक से बढ़ी है उनमें हम ये लक्षण देखें, क्या ये लक्षण किसी भी एज में आ सकते हैं? बिल्कुल. और ये कैंसर भी किसी भी एज में हो सकता है? मैम एक्चुअली ज्यादातर जो देखा गया है इसका 2 एज ग्रुप्स है. वन इज बिफोर 20 एडोलेसेंस जहां पे ज्यादा ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब तेजी से हाइट बढ़ रहा है, बोन का ग्रोथ हो रहा है, तो उनमें कुछ कैंसर से तो ज्यादा पाया जाता है लाइक ऑस्टियोसार्कोमा हो, एविंग सार्कोमा हो, लाइक दिस. सेकेंड स्पर्ट जो आता है आफ्टर 60 जो एजेड में आते हैं, वो जो ट्रायल्स हो रहे हैं इसमें ये देखा गया है कि दैट मे बी ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी. तो उसमें आपका कॉन्ड्रोसार्कोमा हो या मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर हो या ऑस्टियोसार्कोमा का सेकेंड वेव जो होता है या सेकेंड स्पर्ट जो होता है
वो एडल्ट में होता है मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है। इसी में आपने डॉक्टर कहा कि जो सिम्टम्स हैं कि हमें वो ध्यान रखने होते हैं। एक आपने मेंशन किया नाइट क्रैम्प्स। नाइट क्रैम्प्स बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे। अक्सर दिन भर ठीक रहेंगे, रात में जैसे ही बिस्तर पर सोने जाएंगे तो बस पैर में ऐसे क्रैम्प शुरू होगा कि उनको नींद भी नहीं आती है, बेचैनी रहती है, ऐसा लगता है कि पैरों पे कुछ प्रेशर रख दे। तो एक तो ये हो गया कि जिनकी हाइट अचानक से बढ़ी है। जो लोग नॉर्मल भी हैं, जिनकी हाइट भी नॉर्मल है या बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं है, अगर उनमें नाइट क्रैम्प्स लगातार हो रहे हैं तो क्या ये भी एक इशारा है? इशारा हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो नाइट क्रैम्प्स का भी काफी सारे रीजंस है। एक तो थकावट, फैटिग, नेक्स्ट है दैट मे बी ड्यू टू मसल फैटिग आल्सो। थर्ड इज बोन का कोई पार्ट हो, बोन में अगर ट्यूमर आ रहा है, सो दैट कैन आल्सो गिव राइज टू नाइट क्रैम्प्स, और लगातार जो कंटिन्यूअस जो पेन होता है। तो इन दैट केस अगर बहुत लंबे टाइम तक नाइट क्रैम्प से कोई भुगत रहा है, he or she should go to doctor and get the checkup done. Orthopedics के पास से जाए? Yes, ma'am. Orthopedic first, or you can go to oncology also once diagnosis is made, और उस तरफ इशारा हो रहा है कि ये बोन का कैंसर हो सकता है। ठीक है। अभी जैसे हमने एक तो बात की हाइट की, जो आपने कहा, उसके अलावा आपने दो और बताए थे। सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री। Yes, तो अगर किसी के परिवार में सिर्फ कैंसर है तो वो बोन कैंसर में तब्दील हो सकता है, या सिर्फ बोन कैंसर ही चला आ रहा है तभी बोन कैंसर? नहीं मैम, एक्चुअली ये देखा गया है कि जो बोन कैंसर है दैट इज रिलेटेड टू दो किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम मीन्स कुछ बीमारियां जो फैमिली में चलता आ रहा है और मल्टीपल पेशेंट या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व विद वेरियस काइंड ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा में बेसिकली आंखों का कैंसर हो सकता है, रेटिना का अंदर जो होता है। दैट इज फेयरली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा जो है दैट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज अराउंड 35 to 40%। तो रेटिनोब्लास्टोमा इज एसोसिएटेड विद बोन ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज ली-फ्राउमेनी सिंड्रोम। ये होता है P53, एक जीन होता है हमारे शरीर में जो सब में ही है, दैट इज नॉर्मल। अगर उसमें कुछ म्यूटेशन हो या एबनॉर्मलिटी हो, दैट कैन गिव राइज टू ली-फ्राउमेनी सिंड्रोम। ली-फ्राउमेनी सिंड्रोम में काफी सारे कैंसर्स का स्पेक्ट्रम आ सकता है, इंक्लूडिंग द इंटेस्टाइनल कैंसर, बोन ट्यूमर्स एंड ऑल दिस थिंग। सो उस टाइम में जाके पेशेंट और द फैमिली ट्री कैन हैव द बोन ट्यूमर। अच्छा, दूसरा आपने कहा रेडिएशन। Yes, आज के समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए सिटी स्कैन, MRI, रेडिएशन, इस तरह की ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों में एक धारणा बनी हुई है और डर भी है कि रेडिएशन से कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और फिर आपने कहा जैसे कि बोन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा इस पार्ट को एक्सप्लेन करिए। अब रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन का एक नाप होता है, मीन्स आप कितने तक का रेडिएशन नॉर्मली अलाउ कर सकते हैं। सो ये देखा गया है कि जो एक्सरे में जो रेडिएशन यूज होता है या सिटी स्कैन में जो होता है, दैट इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज। तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं होता है नॉर्मली। अब अगर बहुत फ्रिक्वेंटली करा रहे हैं सिटी स्कैन, सो दैट कैन लीड टू सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी। अच्छा, मेन जो रेडिएशन होता है, पहला रेडिएशन फॉर, अगर पेशेंट का दूसरा कोई ट्यूमर रहा होगा पहले, अगर उसके लिए रेडिएशन यूज हुआ है उस ट्यूमर को क्योर करने के लिए, सो दैट रेडिएशन कैन गिव राइज टू सेकंड कैंसर व्हिच इज देयर इन द बोन। अच्छा, वो एक हो सकता है क्योंकि उसमें जो रेडिएशन का जो मात्रा है वो काफी हाई डोज में दिया जाता है। सेकंड इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर। बहुत टाइम में ऐसे लोग होते हैं जो काफी हाई रेडिएशन जोन में काम करते हैं। हालांकि काफी सारे ऑफिशियल पॉलिसी है, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है कि इतने से ज्यादा रिकमेंडेड डोज नहीं होना चाहिए उस एरिया में, इसलिए TLD बैच वगैरह भी यूज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम में रेडिएशन का एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है अननोइंगली, सो दोज पीपल आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग बोन ट्यूमर्स। ओके, इनको हो सकता है। तो ये जैसे बोन कैंसर के हमने कारण समझे, क्या होता है ये जाना। अगर हमें कैंसर के, वैसे तो कहा जाता है कि शुरुआती लक्षण बहुत कम ही होते हैं, लेकिन क्या बोन कैंसर के कुछ होते हैं शुरुआती लक्षण, या वो भी हमेशा एडवांस स्टेज में आके लक्षण बिल्कुल होता है शुरुआती लक्षण। बोन ट्यूमर में सबसे अच्छी बात यह है कि बोन जो है वो सरफेस में आपको पता चल जाता है, आप हाथ लगाने से भी पता चल जाता है कि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो जब मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है दैट इज ए स्वेलिंग,
कहीं पे गार्ड बनना, हड्डियों हाथ में, पैर में, हड्डियों में, जो स्किन के नीचे हो, मसल के नीचे हो, आपको पता चल जाता है। ठीक है। सेकंड इज, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बोन पेन। सो दर्द। अगर एक जगह में लंबे टाइम तक बोन पेन हो रहा है विच इज नॉट इजीली सबसाइडेड बाय मेडिकेशन, आप दवाई ले रहे हैं बट दोबारा फिर से आए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कुछ एब्नॉर्मेलिटी है, कोई दिक्कत है। सो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ बोन कैंसर और बोन ट्यूमर। ठीक है। कुछ टाइम में ये देखा गया है कि काफी सारे लोगों का इजीली फ्रैक्चर होता है, आपको कुछ पता नहीं, चलते फिरते हल्का सा चोट लगे तो फ्रैक्चर हो गए। तो फ्रैक्चर कैन बी ए रीजन जिससे आप आगे जाना चाहिए यस कि ये बोन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जो बोन ट्यूमर है वो नॉर्मल बोन जैसा हार्ड नहीं होता है। बोन ट्यूमर का जो सब्सटेंस होता है दैट इज वेरी स्पॉन्जी काइंड ऑफ बोन, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एब्नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ड नहीं होता है। सो दैट कैन बी अ बिट ब्रिटल और जो जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। और एक जो सिम्टम है विच इज बेसिकली इन द एडवांस स्टेज, वो होता है फीवर। फीवर कैन बी एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा, ये देखा गया है, जो बच्चों में काफी हद तक पाया जाता है। उसमें लंबे टाइम तक अगर फीवर रहे तो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा विच इज ए मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। ओके। तो ये जो आपने सिम्टम्स हमें बताए हैं, ये कितने दिनों तक परसिस्ट करे तब हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए? अब बात यह है कि बहुत लंबा टाइम तक तो नहीं देखना चाहिए मैम, मे बी 2 वीक्स और सो। इफ यू फील कि हाँ लंबा खींच रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर ऑल्सो। ओके। बहुत टाइम ये नॉर्मल भी होता है या बिनाइन बोन डिजीज का होता है, या बहुत टाइम में कैल्शियम की कमी की वजह से भी बोन पेन्स हो सकते हैं। बट इफ इट इज परसिस्टिंग आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस ऑल्सो, यू हैव टू गो टू डॉक्टर। करेक्ट। हमने लक्षणों पर बात की है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस तरह के लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है चलो हड्डी का ही दर्द है या इस तरीके की दिक्कत है, दवाई खा के ठीक हो जाएगी। या कई बार वो ऐसा होता है कि डॉक्टर सही से नहीं बता पाते हैं, वो गलत डॉक्टर के पास चले गए तो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। अगर कैंसर को हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो क्या वो और भयावह रूप में अग्रेसिव होकर के आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बोन ट्यूमर ये देखा गया है कि दिस मे बी अ रेयर डिजीज बट दिस इज फेयरली एग्रेसिव। बहुत ज्यादा जल्दी वो बढ़ता है उस एरिया में, देन इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये बहुत जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा कि ये शरीर के दूसरे अंग में भी फैले। अगर दूसरे अंग में फैलता है इसका मतलब यह है कि ये स्प्रेड आउट डिजीज है, स्टेज 4 की बीमारी है, विच इज लेस ट्रीटेबल एंड लेस क्यूरेबल। अच्छा, ओके। तो स्टेजेस भी डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा कि बोन कैंसर के क्या क्या है। इफ इट इज लाइक अगर छोटा सा ट्यूमर है विच इज कन्फाइंड टू द बोन में ही है और कहीं पे फैला हुआ नहीं है, सन और साइज अगर छोटा होता है, इट कैन बी स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर बोन से निकल के उसी एरिया में मसल तक जा रहा है, इट कैन बी स्टेज 3 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर। और जो चौथा स्टेज जो होता है दैट इज स्प्रेड आउट डिजीज, मींस बोन का ट्यूमर है वो निकल के दूसरे कहीं पे जाके वो पनप रहा है। दैट मे बी लंग्स, लिवर, ब्रेन, बोन, समथिंग लाइक दैट। तो ये स्टेज 4 हो गया। तो कौन से स्टेज में आपके लिए भी इलाज करना, मेडिकेशंस देना ज्यादा इजी होता है देन जो लास्ट स्टेज के है? अब बात यह है कि अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ में आता है तो 90% ऑफ द ट्यूमर कैन बी क्यूरेबल। मीन्स अगर आप उसका सही इलाज कराए तो बीमारी वापस नहीं आ सकता है एंड पेशेंट कैन हैव द नॉर्मल लाइफ। वंस इट इज लाइक स्टेज 3 तब जाके मल्टी मोडल ट्रीटमेंट में आपको जाना पड़ेगा। मल्टी मोडल मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ थेरेपी, मीन्स सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। इन दैट केस ये देखा गया है कि अराउंड 70% पेशेंट कैन बी क्योर्ड। बट जब स्टेज बढ़ जाता है अप टू स्टेज 4 तक, दैट इज फेयरली टू बी से इट इज इनक्यूरेबल डिजीज। उससे आप कीमोथेरेपी से बीमारी को दबा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। ठीक है। हमें अगर डायग्नोसिस के लिए ही जानना हो कि बोन कैंसर पकड़ा कैसे जाता है, कौन से टेस्ट करा करके हम जान समझ सकते हैं कि हाँ शायद ये बोन कैंसर है या हड्डियों में कैंसर पनप रहा है? पहला तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करेंगे आपके, कि कहीं पे कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, कोई पेन है, उसको क्लिनिकली देखना चाहिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली डिजीज है और वो कितना भयावह है क्लिनिकली। देन योर डॉक्टर विल सजेस्ट फॉर ए बायोप्सी। बायोप्सी मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा ट्यूमर से लेके
हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। लैब में उसका शोध होता है, माइक्रोस्कोपी के अंडर देखा जाता है। उसमें पहले तो ये पता चलता है कि उसमें ट्यूमर है या नहीं है। अगर ट्यूमर है तो वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, विच इज कैंसरस। बिनाइन इज गुड टाइप ऑफ कैंसर, मैलिग्नेंट इज बैड टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है। थर्ड, ये पता चलता है कि इसका टाइप कौन सा है। बोन ट्यूमर का काफी सारे टाइप्स है और सबका प्रोग्नोसिस अलग अलग है। मान लीजिए किसी का ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा है, एविंग सार्कोमा है, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेड का भी पता चलता है। ग्रेड मतलब वो कितना एग्रेसिव है। जितना ज्यादा ग्रेड होगा वो उसका एग्रेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना तेजी से वो बढ़ेंगे और उतना जल्दी वो फैलेगा। तो ये रहा आपका बायोप्सी। वंस द डिजीज इज कंफर्म, फिर आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जो बेयर मिनिमम जो है दैट इज एक्सरे। सो एक्सरे आप कराएंगे उस पार्ट का, तो उसमें बोन ग्रोथ या बोन डिस्ट्रक्शन या फ्रैक्चर ये सब दिख जाता है मोस्टली। उसके ऊपर जो आता है एडवांस्ड दैट इज सीटी स्कैन एंड एमआरआई। उसमें और डिटेल में पता चलता है कि बोन ट्यूमर कहाँ पे है, कितना फैला हुआ है, बोन के अंदर कुछ फैला हुआ है कि नहीं, और बोन के ऊपर जो टेंडेंस या मसल जो होता है वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। ये सब होने के बाद आजकल काफी कॉमन है पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन। सो पेट सीटी स्कैन का बेसिक जो नीड है वो है स्टेज 4 को रूल आउट करने के लिए। बेसिक काम आपका एमआरआई और सीटी स्कैन ने कर दिया। फिर आप पेट सीटी से ये देखेंगे कि बीमारी सिर्फ वहीं पे है कि शरीर में और कहीं पे भी है, क्योंकि जो पेट सीटी होता है वो पूरे शरीर का ही स्कैन होता है। ठीक है। तो उसमें आपको स्टेज का पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट स्टेज 4 और दिस इज स्टेज 4 एंड द प्रोग्नोसिस विल गो एज ऑफ। जो ये सीटी स्कैन है, एमआरआई है या पेट सीटी स्कैन है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स में आजकल काफी हम लोग देखते हैं कि रेडिएशन का बात करते हैं हम लोग। जो एक्सरे होते हैं उसमें रेडिएशन का जो डोज होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू सीटी एंड पेट सीटी। एमआरआई में कोई रेडिएशन का कंसेप्ट है नहीं, उसका जो प्रिंसिपल है वो एकदम अलग है। तो सेफ है? यस, दैट इज एमआरआई इज सेफर देन सीटी इन बोन ट्यूमर्स। ओके, ठीक है। तो क्योंकि लोगों को लगता है जैसे कि ये सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह भी है, ये अगर हम एक बार भी कराते हैं तो भी कैंसर फैलने के चांसेस होते हैं, है इस बात में सच्चाई? दिस इज अ मिथ बेसिकली, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं क्या बायोप्सी से बीमारी फैलता है कि टुकड़ा काट लिया तो कैंसर और फैल जाएगा। अभी भी काफी सारे पेशेंट आते हैं। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया था ब्रेस्ट कैंसर का, वो भी सेम चीज पूछ रहे थे। बट वो मिथ है, क्योंकि आप जब तक ना बायोप्सी कराएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि उसमें बीमारी है या नहीं, और जब तक ना पता चलेगा तो आपका करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। सो वन शुड गो फॉर बायोप्सी इफ देयर इज ए सस्पिशन ऑफ ट्यूमर। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि क्या क्या डायग्नोसिस होता है। अब जैसे ट्रीटमेंट पर आते हैं, वैसे तो आपने डॉक्टर बताया कि ये एक काइंड ऑफ रेयर डिजीज है, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म में होता है। तो आई गेस फिर इसका इलाज भी उसी तरीके से ही होगा। और कैंसर का इलाज लोगों के लिए ज्यादा पीड़ादायक होता है कैंसर से, क्योंकि मतलब ऐसी धारणा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कैंसर सर्वाइवर्स भी जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, बताया है उन्होंने कि अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उस दौरान उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, कैसे वो गुजरे, कितने तकलीफ में थे। तो क्या बोन कैंसर का इलाज भी बाकी कैंसर की तरह ही किया जाता है? बिल्कुल मैम, इसमें 3 तरीके का ट्रीटमेंट होता है। वंस द डायग्नोसिस इज मेड, बेसिकली ट्रीटमेंट से पहले एक डिसीजन मेकिंग होता है। उसके लिए मल्टी मॉडल ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होता है आजकल, जिसमें सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, पैथोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। एक मीटिंग होता है टू डिस्कस द पर्टिकुलर केस, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन। उसमें जो एग्जैक्ट डिजीज स्टेज कहाँ तक फैला हुआ है, पेशेंट का फिटनेस क्या है, ये सब देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है कि इनके लिए ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा, अगर ऑप्शंस देखा जाए तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दीज आर 3 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जिसमें सर्जरी काफी पहले आता है क्योंकि ये एक क्यूरेटिव ऑप्शन है सर्जरी। सो आपने जब पता लगा लिया कि हाँ बीमारी है इसमें और स्टेज इज स्टेज 1, 2 और 3 मीन्स द डिजीज इज फेयरली क्यूरेबल, इन दैट केस वन हैव टू गो फॉर सर्जरी। ओके,
तो इसमें जो थेरेपीज वगैरह हैं वो भी उसी तरीके से दी जाती हैं जो कीमो टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपीज हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेसिफिक एरिया में दी जाती है हड्डी के जहाँ कैंसर फैला हुआ है या ओवरऑल? नहीं मैम, इसका जो आप देखिए स्पेसिफिक जगह में जहाँ पे ट्यूमर है उसके लिए दो चीजें हैं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज सर्जरी, नेक्स्ट ऑप्शन इज रेडिएशन। ओके। वो पर्टिकुलर उस जगह में अप्लाई किया जाता है। सर्जरी भी आजकल दो किस्म के हैं जो हम लोग मेनली रिकमेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिम्ब साल्वेज सर्जरी, जिसमें लिम्ब साल्वेज सर्जरी जिसमें आप उस एरिया को या पैर के या हाथ के फंक्शन को आप बचा सकते हो। सेकंड इज कॉल्ड एम्पुटेशन, जिसमें हाथ या पैर को काटना पड़ता है। तो उसमें काफी पीड़ादायक होता है, साइकोलॉजिकली काफी पेशेंट वीक हो जाते हैं, सोशियली उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। सो इफ द डिजीज इज इन स्टेज 1, स्टेज 2 और in some cases stage 3 also, we can still go for limb salvage, जिसमें पैर को या हाथ को बचाया जा सकता है। लेकिन ये जो लिम्ब साल्वेज सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, अगर ये स्टेज 1, 2 या 3 में भी करा लिया गया, सक्सेसफुल रहा भी, फिर भी चांसेस होते हैं कैंसर दोबारा आ सकता है? दैट ऑल डिपेंड्स कि कैंसर का बायोलॉजी क्या है, मतलब उसका एग्रेशन कितना ज्यादा है, उसका ग्रेड क्या है और कौन से वैरायटी का ट्यूमर है। अगर मैं वैरायटी के हिसाब से बात करूं, सो एविंग सार्कोमा जो है विच इज यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में पाया जाता है, इवन कि 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक पाया जाता है, तो वो काफी एग्रेसिव होता है। इसमें सर्जरी के बाद भी बहुत चांसेस रहता है कि बीमारी वापस आए। अच्छा। उस जगह में या तो दूसरी जगह में, लंग्स हो, लीवर हो या दूसरे पार्ट ऑफ बोन में। ऑस्टियोसार्कोमा कुछ ग्रेड्स होते हैं, लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा इज फेयरली क्यूरेबल, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। लिम्ब साल्वेज के बाद 90% तक बीमारी लौट के नहीं आता है। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट का स्टेज क्या है, एंड दैट्स व्हाई द अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आपने एम्पुटेशन की बात की कि कई पेशेंट्स में ऐसी नौबत आ जाती है कि बोन कैंसर की वजह से हड्डियां काटनी पड़ती हैं। ये स्टेज कब आ जाता है, कब इसकी नौबत आ जाती है, और ये प्रोसेस आप लोग कैसे करते हैं पेशेंट से बात करके, उनकी फैमिली से, या आई थिंक आप लोग के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होता होगा, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। बहुत टाइम में ये देखा गया है कि जो बोन का जो ट्यूमर है वो बोन से निकल के उसके ऊपर जो मांसपेशियां होते हैं या पैर या हाथ का जो स्किन होता है वहां तक भी फैल जाता है, एंड द पेशेंट इज somehow unaware of the disease or may be neglected। तो इस वजह से वो ज्यादा जल्दी ट्रीटमेंट लेने के उसमें नहीं आता है कि तो जाके पेशेंट का जो स्टेज है वो अपग्रेड हो जाता है, एंड द डिजीज हैज स्प्रेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स और द सेम पार्ट में स्किन में आ जाता है, तो एक फंगेटिंग ग्रोथ होता है। इन दैट केस आप उस वाले पार्ट को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास में नस होता है, नर्व होता है, वेसल्स होते हैं जिससे ब्लड कैरी होता है नीचे तक। वहां पे अगर इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पैर को बचाना, क्योंकि टिश्यू आपको जो निकालते हैं उसको बनाना भी पड़ता है। और उसको बनाने के लिए आपका मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस होता है, क्योंकि बोन का जो सप्लीमेंट होता है वो बोन ही होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू से नहीं होगा। सो इन दैट केस वी नीड टू हैव दैट मेगा प्रोस्थेसिस ऑल्सो। अच्छा। ताकि बोन का जो हिस्सा काटा जाता है अगर अर्ली स्टेज में, उसको बनाया भी जाता है, टाइटेनियम का बोन का स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसको मेगा प्रोस्थेसिस बोलते हैं, और उसके ऊपर का फ्लैप कवर या मसल कवर दिया जाता है। बट अगर पेशेंट का एडवांस स्टेज हो तब जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी साइकोलॉजिकली काफी डाउन हो जाता है, हमारा मोरल भी काफी डाउन हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट में हमारा पैर या हाथ काटना पड़ रहा है। इन दैट केस पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली को या केयर गिवर को सारे लोगों को बिठा के काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलवाना, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड यू हैव टू डू इट रिपीटेडली। 3-4-7 दिन के बाद ही पेशेंट जाके रेडी होते हैं कि हाँ हमें ट्रीटमेंट कराना है, और इस केस में एम्पुटेशन के अलावा और कोई इलाज हमारे हाथ में है नहीं। हमने जैसे एक तो इस चीज के बारे में बात की कि कई बार हाथ पैर काटने तक की नौबत आ जाती है अगर वो बहुत ही अग्रेसिव है या फैल गया है कैंसर। तो कीमोथेरेपी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स के बारे में कई बार बातें की जाती हैं कि हेयर फॉल हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा प्लीज डॉक्टर इसको भी एक्सप्लेन करिए। बोन ट्यूमर्स में कीमोथेरेपी जो होता है वो 3 कंडीशंस में दिए जाते हैं। पहला जो कंडीशन है कि
ट्यूमर को कम करने के लिए दिया जाता है बिफोर सर्जरी, दैट इज कॉल्ड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। मतलब आपका ट्यूमर किसी बोन में है एंड उसका साइज जो है बड़ा है, अब उसको हमें थोड़ा छोटा करना है सो दैट द पेशेंट कैन हैव लिम्ब साल्वेज सर्जरी, जिसमें पैर को बचाया जा सकता है। उसमें कीमोथेरेपी का रोल आता है। सेकेंड ऑप्शन इज बहुत टाइम में सर्जरी के बाद भी दिया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि माइक्रोमेटास्टेसिस है कि नहीं। माइक्रोमेटास्टेसिस डिजीज जो ट्यूमर का पार्ट है, जो आंखों से नहीं दिखाई देता है और कोई ब्लड टेस्ट या कोई इमेजिंग में भी नहीं आता है, दैट कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड। हमें बस अंदेशा हो सकता है कि हाँ, इस केस में ट्यूमर जो है वो ब्लड से हो सकता है कि दूसरे शरीर में अंग में जाए। इन दैट केस पेशेंट शुड हैव कीमोथेरेपी आफ्टर सर्जरी, जिसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। जो थर्ड सेटिंग जो है उसमें बेसिकली अगर स्प्रेड आउट डिजीज है, उसमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, जिसका मेन काम यह है कि पेशेंट का लाइफ को थोड़ा बढ़ाना, डिजीज को कम करना और सिम्टम जो है पेशेंट का उसको कम करना, लाइक पेन या जो स्वेलिंग है या जो अगर ब्लीडिंग कोई अल्सर्स है बोन से, तो वो भी थोड़ा बहुत कम कर सकता है। ठीक है। अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे शुरुआत में कि इंडिया जैसे सनी कंट्री में विटामिन डी की इतनी कमी हो रही है, लोग कैल्शियम से भी ज़्यादा डेफिशिएंट पाए जा रहे हैं, क्या ये कारण हो सकता है लोगों में बोन कैंसर ज़्यादा? इसका मैम काफ़ी ट्रायल चल रहा है, अभी भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ट्रायल चल रहा है, बट अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे हाथ में कि हाँ कोई विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है। डेफिनेटली विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से बोन्स जो है दीज आर गेटिंग वीक, वीकर एंड वीकर। हम लोग का इंडोर एक्टिविटीज बढ़ रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो रहा है, हम लोग ज्यादा टाइम ऑफिस के अंदर बिताना चाह रहे हैं या किसी भी गैजेट या मोबाइल से ज्यादा अटैच्ड हो गया है कि आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गया है या खेल कूद कम हो गया, यू कैन से डायरेक्टली। सो बोन्स आर गेटिंग वीकर बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। तो ऐसे में कुछ भी आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? पहला तो यह है कि जो कैल्शियम रिच्ड फूड हो उसको लेना चाहिए, लाइक दूध हो या कोई सब्जी काफी आते हैं जिसमें कैल्शियम की काफी हाई मात्रा में पाया जाता है। या आपको इफ यू आर आउटडोर वर्कर्स तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बट इंडोर वर्कर्स के लिए काफी दिक्कत है कि सन एक्सपोजर बहुत कम है हमारे में। तो ये बताया जाता है कि जो मॉर्निंग का जो सन होता है उसका जो रोशनी होती है दैट इज वेरी गुड फॉर विटामिन डी एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। सो वी कैन हैव नॉर्मल मॉर्निंग वॉक ऑल्सो इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर हैवी एक्सरसाइज, बट 1 घंटा हम लोग अगर वॉक करें सनी एरिया में तो वो दैट कैन रिप्लेनिश द डेली नीड ऑफ विटामिन डी। परफेक्ट। ये चीज अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। बोन कैंसर पे हमने इतनी सारी बातचीत की है, हम चाहते हैं डॉक्टर की कई बार ना पेशेंट्स बहुत हिचकते हैं। एक तो एक तरह की रेयर डिजीज है, अगर किसी को हो जाता है तो लोग खुद से सवाल करने लगते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ। एक तो कैंसर, ऊपर से बोन कैंसर जो ऑलरेडी एक रेयर डिजीज है, तो सोसाइटी में स्टिग्मा भी है। हाँ भाई, इसके लेकर के काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर ना एक हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि बहुत हिचकते हैं लोग, इंटरनेट पर वैसी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में लोग ज्यादातर अवेयर हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी जानकारी डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीजों को कई बार। बट बीइंग अ पेशेंट अगर उन्हें जानना समझना है, 4-5 ऐसे सवाल जो उन्हें अपने डॉक्टर से जरूर पूछने चाहिए बोन कैंसर के रिगार्डिंग, सो दैट उनका माइंड भी क्लियर रहे कि हाँ बीमारी हो गई है, अब इसके बारे में जो चीजें मुझे जाननी समझनी चाहिए वो कितनी जरूरी है। फर्स्ट तो आपको चूज करना है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वंस द डायग्नोसिस इज डन, बेसिकली यू हैव टू गो फॉर ईदर ऑर्थोपेडिशियन और ऑन्कोलॉजिस्ट। दैट कैन बी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो इस फील्ड के काफी सारे पेशेंट देखते हैं। तो सही डॉक्टर के पास जाना काफी जरूरी है। नेक्स्ट आपको ये जानने का अधिकार मैं बोलूंगा कि है कि आपका जो बीमारी है उसका क्या टाइप है, कौन से पार्ट में है, क्या स्टेज है, क्योंकि इन सारे चीजों के ऊपर आपका ट्रीटमेंट जो है वो निर्भर करता है। तो वो आपको डॉक्टर को पूछना चाहिए कि मेरा कौन सा टाइप का है, दैट विल बी गाइडेड बाय बायोप्सी, और कौन से स्टेज का है जो इमेजिंग स्टडीज हमें बताएंगे। नेक्स्ट आगे का एक शेयर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या है,
जिसमें डॉक्टर का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट जो बहुत जरूरी है हमारे लिए आफ्टर सर्जरी या इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ऑल्सो, उनका होना बहुत जरूरी है। डाइटिशियन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट के दौरान क्या खाए क्या नहीं खाए, वजन कैसे मेंटेन हो, रूटीन कैसे मेंटेन हो, वो सारी चीजें। एंड फैमिली मेंबर्स, दोज आर द प्राइमरी केयर गिवर, जो सारे इकट्ठे बैठ के टेबल में आपको डिस्कशन होना जरूरी है। बिल्कुल। नेक्स्ट इज सही ट्रीटमेंट क्या है और उसका आउटकम हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सो डिसीजन लेने से पहले वन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द फैमिली एंड द पेशेंट, तभी वो आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, तभी वो एग्जैक्ट इलाज कराएंगे। नहीं तो फिर वो अगर अनसेटिस्फाइड रहा तो वो कुछ दिन तक फिर घर में बैठ जाएंगे। जितना लेट होगा उतना ज्यादा स्टेज बढ़ता जाएगा और खराब होते जाएंगे। करेक्ट। अभी जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई कि ध्यान में रखना जरूरी होता है, ऐसा होता है डॉक्टर कि ट्रीटमेंट के बाद भी बोन कैंसर वापस आने के चांसेस रहते हैं, और ऐसा है क्या कि सिर्फ हड्डियों में ही कैंसर वो वापस आएगा या किसी भी बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है? ये ज्यादा देखा गया है कि बाहर के ऑर्गन को ज्यादा इफेक्ट करता है। यस, वंस द डिजीज इज रिमूव्ड, मींस सर्जरी अगर हो गया या रेडिएशन हो गया या उसके बाद कीमोथेरेपी हो गया, बहुत टाइम हम लोग पेशेंट को इंटेंस फॉलोअप में रखते हैं। फॉलोअप मतलब पेशेंट आएंगे बीच बीच में, टाइमली फॉलोअप, उनको क्लिनिकली देखा जाएगा, इफ इंडिकेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया जाता है उस एरिया में या दूसरे एरिया में भी। सो बहुत टाइम में पेशेंट का प्राइमरी एरिया में कुछ नहीं होता, जहाँ पे ट्यूमर था वहां पे एकदम ठीक है, बट लंग्स में काफी हद तक बीमारी वापस आ सकता है। लंग्स में ये ऑस्टियोसार्कोमा जो है या जो एविंग सार्कोमा है या नॉर्मल जो सार्कोमा होता है, उनका प्रवृत्ति ये है कि वो लंग्स में ज्यादा फैलता है, ये देखा गया है। सो इसके लिए योर डॉक्टर माइट सजेस्ट पीरियडिक पेट सीटी आल्सो, जो पूरे बॉडी का स्कैन होगा और उसमें आपको बता देंगे। अगर जैसे बोन कैंसर का इलाज हो गया, रिकवरी फेज चल रहा है, या हम लॉन्गर टर्म के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी चाहते हैं कि हम सही सलामत रहें, कैंसर वापस आने के चांसेस कम हो, या कुछ वार्निंग साइंस हम समय रहते पहचान सके, तो प्लीज बताइएगा कि कैसे वार्निंग साइंस दोबारा देखे, खुद को, अपनी बॉडी को, अपनी हड्डियों को फिट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो आपका डाइट अच्छा होना जरूरी है। अगर कुछ भी बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज आपको छोड़ना चाहिए। दो दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन कैंसर, बट ये इसका भी ट्रायल्स चल रहा है, दिस माइट बी रिलेटेड टू बोन कैंसर, क्योंकि ये सेलुलर डैमेज करता है। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। आपको हर दिन एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है या एटलीस्ट वॉकिंग करना है। उसके बाद खुद को देखना, ये बहुत जरूरी है। नहाते टाइम हो या घर में जब भी हो, जिस एरिया में आपका बीमारी था, जिस एरिया में सर्जरी हुई है या रेडिएशन लगा, उस एरिया को ध्यान से देखना जरूरी है कि वहां पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वहां पे कोई परसिस्टेंट पेन तो नहीं है, आपका कोई स्किन का कुछ भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या आसपास में कोई और गांठ तो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, जो एडवांस्ड स्टेज में अगर पकड़ में आता है, अगर लंग्स में बीमारी फैलता है तो उसका कुछ साइंस होता है, बट दीज आर ऑल एडवांस्ड केसेस। जैसे सांस लेने में दिक्कत हो, आप सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो, ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना कर पाए, तो भी जाके ये सजेस्ट कर सकता है कि हाँ, नॉन पेशेंट में ये लंग्स में फैल सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। परफेक्ट, आपने हमें इस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली सारी चीजों के बारे में बताया, समझाया। इतनी नॉलेज आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें सारी चीजें बताई, अपने कीमती समय से आपने थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमें दिया और यहाँ पर इतनी सारी चीजें साझा की। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बोन कैंसर हालांकि है तो एक रेयर डिजीज, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन पहले से हो तो इसे बहुत हद तक शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अर्ली सिम्टम्स भी होते हैं इसके। साथ ही इसे आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, सो दैट उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आप कौन से, मतलब अगला जो आप टॉपिक चाहते हैं वो किस हेल्थ इश्यूज पर चाहते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे उस पर बनाने की। ऐसे और भी हेल्थ वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।